नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोटिवेशन की मिसाल में, जहां हम आपके लिए डेली रोजाना लेकर आते हैं नई-नई क्लासेस जिसमें करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोल रहा है कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस जो एसबीएस है, मिशन जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें हमसे ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन अंतरिक्ष अन्वेषण और नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा उपग्रह संचार में सुधार, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेविगेशन सहायता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि समुद्री क्षेत्र की जागरूकता। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, अब इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। दोस्तों, कैबिनेट सुरक्षा समिति ने, अर्थात जो हमारी कैबिनेट सुरक्षा समिति ने नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री जागरूकता के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस एसबीएस का मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। दोस्तों, अभी तक एसबीएस हमारा 2 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब हमारा जो है सुरक्षा समिति ने इसको तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। तो देख लेते हैं कि आखिर जो चरण 1 हुआ था और चरण 2 हुआ था, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय जो है, राष्ट्रीय परिषद सुरक्षा सचिवालय और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, अर्थात अंतरिक्ष एजेंसी और जो है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, दोनों एजेंसियां मिलकर इस परियोजना परियोजना को संभाल रहे हैं। एसबीएस 1 की शुरुआत 2001 में ही हो चुकी थी। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो एसबीएस 2001 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिसके साथ 4 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। 4 उपग्रहों को निगरानी, अर्थात जो है केवल देख-रेख करने वाले एक सैटेलाइट को ही लॉन्च किया गया था। और एसबीएस 2 का अनुसरण 2013, अर्थात 2001 से 2012 तक एक चला था हमारा इसका चरण, जिसमें 4 निगरानी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था, और चरण 2 के तहत 2013 में 6 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं हमारा ये अब के हिसाब से क्या है, तो एसबीएस 3 के तहत जो वर्तमान में है, भारत के अगले आने वाले 10 सालों में 52 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएँगे, जिसकी लागत लमसम 26,968 करोड़ होने वाली है दोस्तों। इसरो 21 उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है। कितने? ध्यान दीजिएगा, इसरो 21 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा और निजी कंपनियाँ 31 प्रक्षेपित करेंगी, जिनमें हमारे देश की नौसेना और वायुसेना के लिए समर्पित उपग्रह होंगे। तो तीनों सेनाएँ इसका लाभ लेंगी हमारा, और आम जनता भी इसका लाभ ले सकेगी। आम जनता भी इसका पूरी तरीके से लाभ उठा सकेगी कि जो है क्या अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जो हमें स्वदेशी, अर्थात अपने देश के लोगों के लिए भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा के तहत 3.0 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा? झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, असम। तो राइट आंसर दोस्तों आप ज़रूर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में देना। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारे असम के मुख्यमंत्री जी हैं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा जी हैं, शर्मा ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार देने के लिए भूमि सेवाओं को डिजिटलीकरण करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है। दोस्तों, अभी तक क्या था कि जितने भी दस्तावेज ज़मीन के बनते थे, वो सब ऑफलाइन होते थे। इसके लिए बड़ी ही समस्या उसमें और त्रुटि हो जाती थी, और बहुत ही ज़्यादा करप्शन होता था इस डिपार्टमेंट में। तो उसके लिए हमारे जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। इस पहल का उद्देश्य है भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना। नए नियम लागू कर समुदाय विशिष्ट अपवादों को मान्यता देकर भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, मिशन वसुंधरा 3.0 भूमि सेवाओं के डिजिटलीकरण और सार्वजनिक लाभ के लिए भूमि मानचित्र प्रकाशित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों, ये हमारा है जो असम गवर्नमेंट ने चालू किया है, असम और स्वदेशी अर्थात पूरे भारत वालों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है।
तो दोस्तों आ जाइए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर में जैव दीप तरंगे देखी गई हैं। दोस्तों ये नई तरंग आपने सुना होगा कि जैव दीप तरंगे क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कोलकाता, बी है विशाखापट्टनम, सी है चेन्नई, डी है मुंबई। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको डिस्क्राइब करने के बाद आंसर आप ही देंगे। तो चलिए हम आगे पहले डिस्क्राइब की ओर चलते हैं कि डिस्क्राइब पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। हाल ही में चेन्नई में जैव दीप तरंगे देखी गई हैं। आपको आंसर मिल गया होगा, साथ में जाके तुरंत कमेंट में आप बताइए क्या है हमारा ऑप्शन। तो हाल ही में चेन्नई, अर्थात चेन्नई हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। चेन्नई हमारा राइट आंसर होगा, जहाँ पे ये तरंगे देखी गई हैं जैव दीप, जो समुद्री जीवों जैसे डाइनोफ्लैजलेट्स के कारण होने वाली प्राकृतिक एक घटना है। दोस्तों ये कोई तरंगे नहीं है, परंतु ये एक प्राकृतिक घटना है जो कि डाइनोफ्लैजलेट्स करके एक समुद्री जीव होते हैं जिनके कारण होती है। ये सूक्ष्म प्लवक रात में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जैसे कि जुगनू होता है, वो रात में जब उड़ता है तो उसके पंखों के नीचे रेडियम लगा हुआ होता है जो कि चमकता है। और वैसे ही ये एक प्लवक रात में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे जैवदीप्त कई समुद्री जीवों जैसे जेलीफिश, मछली और शैवाल में आम है। अर्थात जो जेलीफिश होती हैं और शैवाल में ये आम बात होती है, जो शिकारियों से बचने के लिए शिकार को आकर्षित करने या प्रजनन के लिए उपयोग की जाती है। अर्थात दोस्तों ये जानवर जो होते हैं वो प्रजनन के लिए और अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए इस जो है तरंगों का प्रयोग करते हैं। यह प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह तब होता है जब एंजाइम लूसीफरेज ऑक्सीजन की उपस्थिति में लूसीफेरिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। अर्थात ये एक साइंटिफिक भी प्रोसेस है, रिएक्शन है, जबकि जहाँ एंजाइम लूसीफरेज ऑक्सीजन की उपस्थिति में लूसीफेरिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब यह घटना प्रकट होती है। यह घटना अक्सर गर्म मौसम और कम रोशनी में दिखाई देती है। दोस्तों भारत के अन्य समुद्र जैसे हैवलॉक द्वीप, मट्टू बीच और बंगाराम द्वीप पर यह अनुभव किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थी तरंगे, आपने ये तरंग पहली बार ही सुना होगा, हमें आशा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा बैंक स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से सीमा पार भुगतानों के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा, जहाँ पे अभी तक इस बैंकों का नाम तक नहीं कोई जानता था अच्छी तरीके से, उस बैंक ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है कि कौन सा बैंक है जो स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से सीमा पार के जितने भुगतान होते हैं तथा भारत के देश के बाहर के जितने भुगतान होते हैं उसे रियल टाइम ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बता देते हैं पहले से, आईडीएफसी बैंक इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या है इसके डिटेल। तो दोस्तों इसका डिटेल है हमारा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ने स्विफ्ट के साथ मिलकर, अर्थात जो बाहरी संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सेवा शुरू कर दी है। और यह सीमा पार भुगतानों के लिए एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक हो गया। अर्थात जो हमें अभी तक बाहर से पेमेंट लेने या करने के लिए स्विफ्ट में बहुत परेशानी होती थी, उसके लिए ये रियल टाइम ट्रैकिंग सेवा भी तुरंत आप ट्रैक भी कर सकते हैं। एंड टू एंड ट्रांसपेरेंसी प्रदान करता है, तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यह सेवा बैंक के मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग पर भी उपलब्ध है। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि हमें समस्या होती थी और हमें बैंक ही जाकर ये पेमेंट करना होता था, लेकिन अब ये इंटरनेट बैंकिंग पर भी उपलब्ध हो गया है और मोबाइल बैंक ऐप जो आता है उस पे भी, बैंकिंग ऐप पे भी उपलब्ध है। तो ग्राहक पहले दृष्टिकोण का समर्थन करती है। तो ये हो गया स्विफ्ट जीपीआई, एकीकरण उपयोगकर्ता को निधियों को स्थिति ट्रैक करने की सुविधा देता है, चाहे वो पारगमन हो या जमा हो चुकी हो। अर्थात जो पैसा जा चुका है या तो फिर अभी जा रहा है, अभी हुआ कि पेमेंट सक्सेस हुआ कि नहीं, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यह प्राप्तकर्ता की जानकारी जैसे समस्याओं के बारे में भी सचेत करता है, जिससे त्वरित सुधार संभव हो सके। यह नवाचार अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में यूपीआई और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस भुगतानों की गति और पारदर्शिता लाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा आईडीएफसी बैंक के द्वारा कदम बढ़ाया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि हमें आसानी प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि ऑपरेशन कवच। दोस्तों कवच का नाम सुनते ही आप जान गए होंगे कि ये सुरक्षा से रिलेटेड है। तो ये ऑपरेशन कवच नशीली दवाओं की समस्याओं से निपटने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहल है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्तर प्रदेश
ऑप्शन ए है नई दिल्ली, गुजरात और जम्मू कश्मीर। ये हम आपको बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर है हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में हम चलते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं कि नई दिल्ली में क्या ये परियोजना कब कैसे क्या लागू किया गया है ये ऑपरेशन। तो दोस्तों, जो बढ़ती आपराधिक घटनाएं हैं इस समय, उस गतिविधियों को रोकने जैसे कि गोलीबारी के जवाब में दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच शुरू किया है। दोस्तों, इस समय जो है आम बात हो गई है कि जितने भी गुंडे बदमाश होते हैं वो तुरंत गोलीबारी करने लगते हैं। तो उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच शुरू किया है, जिसमें गिरोहों, ड्रग तस्करों और संगठित अपराध पर लक्षित कार्यवाही की जाएगी। मई 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा यह शुरू किया गया था ऑपरेशन कवच, जो कि बढ़ते ड्रग तस्करी और दुरुपयोग को लक्षित करता है। यह राजधानी में सुरक्षा बढ़ाने और नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक व्यापक पहल है। इसके अलावा ऑपरेशन कवच भारतीय सशस्त्र बलों की एक पहल भी है। अर्थात दोस्तों, जो भारतीय सशस्त्र बल हमारा है उसके लिए भी यह एक कवच, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ऑपरेशन कवच विशेष रूप से चीन और सशस्त्र वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत के पूर्वोत्तर मोर्चे पर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। अर्थात अब हमारा जो सशस्त्र बल है, फोर्स, वो भी इस ऑपरेशन कवच का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ऑपरेशन कवच बहुत बड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे एग्जाम पे। तो दोस्तों, अब हम आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चढ़ते हैं। तो डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमें हमारे ओडिशा में स्थित है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, क्या है कैसे है। तो दोस्तों, हमें जहाँ तक जानकारी है कि ओडिशा राज्य में हमारा स्थित, उड़ीसा राज्य में हमारा स्थित भारत का पहला भारतीय बाइसन गौर जनगणना उड़ीसा के डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में ही हुई थी। अर्थात जो भारत का पहला भारतीय बाइसन अर्थात गौर जनगणना उड़ीसा के डिब्रूगढ़ वन्यजीव इसी अभ्यारण्य में हुई थी, जो बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध के पास स्थित है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और भी बन रहा है कि जो हमारा हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा में ही स्थित है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1985 में घोषित यह अभ्यारण्य स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के ऐतिहासिक संबंध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शुष्क पर्णपाती जंगल हैं, जिनमें साल और बीजा के पेड़ हैं, और बाघ, तेंदुए, भालू और गौर जैसे वन्यजीव हैं। भारतीय बाइसन सबसे बड़े जंगली मवेशियों में से एक है, जो मुख्य रूप से भारत, बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सार्वजनिक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि किस सार्वजनिक प्रसारक ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म, देखिए दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रसार भारती। प्रसार भारती, आगे हम आपको डिटेल देने वाले हैं कि प्रसार भारती क्यों होगा। तो प्रसार भारती हमारा है कि भारत की बढ़ती स्ट्रीमिंग, अर्थात आज के समय पर लोग वेब सीरीज के और कुछ भी देखने के लिए मूवी OTT प्लेटफॉर्म का ज़्यादा सहारा लेते हैं। फ्री टीवी या कुछ भी टीवी लगवाना आदमी ने बंद कर दिया है, सब्सक्रिप्शन लेना OTT का शुरू कर दिया है। इसलिए प्रसार भारती ने भी अपना वेब्स नामक नया OTT ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में आपको लाइव टीवी मिलेगी और ऑन डिमांड कंटेंट, फिल्में, शो, ई बुक, लाइव इवेंट्स, धार्मिक कार्यक्रम, क्रिकेट जैसे सभी आयु वर्ग के लिए गेम्स, और ONDC नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स विकल्प भी शामिल हैं। इसमें लगभग 65 लाइव चैनल हैं, जिनमें निजी प्रसारक भी शामिल हैं। वेब्स का उद्देश्य है भारतीय दर्शकों को विभिन्न मनोरंजन और शॉपिंग जागरूकताओं के लिए संपूर्ण डिजिटल अनुभव प्रदान करना। तो डिजिटल अनुभव हर एक भारतीय के लिए प्रसार भारती की तरफ से जो है लागू किया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जहां पे बोला गया है कि बल, बेक, टायर और अंजार जैसे जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? अर्थात जो ये बालबेक, टायर और अंजार हैं, ये किस देश के जो है हमारे यूनेस्को धरोहर स्थल हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लेबनान। आगे चल के हम डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो लेबनान के विश्व धरोहर स्थल हैं, वहाँ पे जो है अटैक हो रहे थे। लेबनान के यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर स्थल जैसे बलबेक है, टायर है और अंजार बार बार हमलों के खतरे में हैं। उन पर बार बार हमले करने की कोशिश की जा रही है।
बाल्बेक शाही रोमन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अर्थात जो हमारा रोमन वास्तुकला है उसका बाल्बेक एक उत्कृष्ट उदाहरण है, वास्तुकला है, जो विशाल संरचनाओं को प्रदर्शित करती है। बड़ी-बड़ी विशाल जो है संरचनाएँ हैं। टायर एक ऐतिहासिक फोनीशियन शहर है। अर्थात जो टायर नाम का वहाँ का हमारा यूनेस्को धरोहर है, वहाँ पे फोनीशियन शहर है ऐतिहासिक एक, और जहाँ कभी समुद्रों पर हावी था और कार्डिज ने कार्थेज जैसी उपनिवेशों की स्थापना की और बैगनी रंग के आविष्कार से जुड़ा है। ये अंजार 8वीं सदी में खलीफा वालिद प्रथम द्वारा स्थापित उम्मयुद युग की उल्लेखनीय शहर योजना के अवशेष हैं, जो प्राचीन महल शहरों में के समान हैं, जो प्राचीन शहर की तरह दिखते हैं। ये तीनों जो है लेबनान के यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि हाल ही में सरकार ने किस उत्पाद पर विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया है। दोस्तों, विंडफॉल टैक्स आपने इसका शायद ही कभी सुना हो, और जो भी सुने होंगे वो साफ साफ जानते होंगे कि ये सीधा सीधा पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन और कच्चा तेल में लगता है, जिसको सरकार ने समाप्त कर दिया है अब पूरी तरीके से। तो अब देख लेते हैं ये है क्या और कैसे क्या, इसके पूरे बारे डिटेल में जान लेते हैं। तो सरकार ने कच्चे तेल, जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता था, जो विमानन टरबाइन ईंधन अर्थात जो एरोप्लेन वगैरह में ईंधन यूज किया जाता है, पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया है। विंडफॉल टैक्स का लक्ष्य उन उद्योगों पर है जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण असामान्य रूप से उच्च लाभ कमा रहे हैं। अब दोस्तों, भारत ने जुलाई 2022 में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। ऐसे करों का उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने, घाटे को कम करने और धन के पुनर्वितरण के लिए किया जाता था। दोस्तों, जब हमारा क्रूड ऑयल कच्चे तेल का दाम बढ़ा, तो भारत सरकार ने जो अपने यहाँ से तेल उत्पादन हो रहा था उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे कि हमारा भारत देश से बाहर टैक्स तेल ना जाने पाए और भारत देश में तेल सस्ता रहे। तो ये हमारा था विमानन ईंधन, जो तेल वगैरह एरोप्लेन वगैरह यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल नॉर्मल होता है, उन सब पे विंडफॉल टैक्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गोलान हाइट्स जो खबरों में देखा गया था, एक सीरियाई क्षेत्र है जिस पर किस देश का कब्जा है। दोस्तों, हाल ही पे गोलान हाइट्स एक देश का क्षेत्र है जहाँ पे किस देश के द्वारा सीरिया का क्षेत्र है जहाँ पे इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इजराइल। तो दोस्तों, ये अब क्या है ये प्रकरण, थोड़ा सा चल लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेने। इजराइल ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स अपनी जनसंख्या को दुगना करने, अर्थात इजराइल ने कब्जे वाले गोलान हाइट्स में अपनी जनसंख्या को दुगना करने की योजना बनाई है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जो ऊपरी जॉर्डन नदी घाटी को दिखाता है। गोलान हाइट्स मूल रूप से सीरियाई क्षेत्र था जिसे इजराइल ने 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। अर्थात सीरिया का एक क्षेत्र है यह गोलान हाइट्स, जहाँ पे इजराइल ने 6 दिन का युद्ध करके उसे कब्जा कर लिया था और 1981 में इसे अपने में मिला लिया। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। यह क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 71 किलोमीटर और 43 किलोमीटर चौड़ा है और 1150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 30 से अधिक इजरायली बस्तियां हैं, जिनमें 20,000 बसने वाले लोग हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है और यहाँ 20,000 द्रुज अरब भी रहते हैं, जो कब्जे के बाद भी बने रहे। गोलान हाइट्स जल संसाधनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, दमिश्क पर नज़र रखता है और जॉर्डन और लेबनान की सीमाओं से सटा है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, आप इसे ज़रूर बताएं कमेंट में, और हम वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हमारे मोटिवेशन की मिसाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम रोज रेगुलर क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा सकें। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।